मिकोयान यूरोविच 21 दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट। इसने कभी पूरी दुनिया के आसमानों पर राज किया था। कोई 11,000 पीस इसके बने, क्या आप यकीन कर सकते हैं? कोई 60 से ज़्यादा एयर फोर्सेस में ये उड़ाया गया। बैकबोन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ये बहुत जल्द इंडियन एयर फोर्स से विदा ले रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आपके चहीते उत्तम कुमार देवनाथ, जो स्वयं एक फाइटर पायलट रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आप रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों को एक नई चीज़ बताते हैं। आपको पता है कि ये मिग 21 बहुत जल्द हमसे विदा लेने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका इतिहास कैसे शुरू हुआ, कैसे भारतीय वायुसेना में आया? जी हाँ कर्नल राठौर, बहुत ही गर्व का पल है भारतीय वायुसेना के लिए आज, और ख़ास तौर से 26 सितंबर 2025 एक उत्सव का दिन है। हाँ, दिल में थोड़ी सी कशिश भी है, थोड़ा दुख भी है कि हमारा बेहतरीन मिग 21, हम सब एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं, हमारे दिल और दिमाग पर छाया हुआ मिग 21 भारतीय वायुसेना को छोड़कर 60 साल की नौकरी करने के बाद, देश सेवा करने के बाद घर जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कर्नल राठौर, एक ज़माना था जब मिग 21 ने ना सिर्फ भारत के आसमान में वरन यूरोप के आसमान में नेटो देशों की एयरफोर्स को चैलेंज किया था। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब नेटो देशों में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आ गए थे, F-104 स्टार फाइटर। उसको देखकर नेटो देशों को लगा, अमेरिका को लगा कि अब तो हमने दुनिया पर फतेह हासिल कर लेनी है। क्योंकि स्टार फाइटर जो था वो ध्वनि की रफ्तार से भी बहुत तेज गति से उड़ सकता था। उसमें हवा से हवा पर मार करने वाले साइड वाइंडर मिसाइल लगे हुए थे। ओके। रूस ने कहा अच्छा, हम भी अपने योद्धा को मैदान में उतारते हैं, और नतीजा था मिग 21। इसके पहले रूस ने मिग 15 बनाया, बढ़िया। मिग 17 बनाया, बहुत अच्छा। मिग 19 बनाया, शानदार। लेकिन जब रूस ने मिग 21 दुनिया को दिखाया, नेटो के जो देश थे, अमेरिका की एयरफोर्स के जो जनरल्स थे, उनका जिगर कांप गया इसको देखकर। सर, बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना में आया कैसे? हाँ राठौर, कर्नल राठौर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने U-2 विमानों को, टोही विमान थे, जी हाँ, और रिकनेसेंस के लिए उनको डिप्लॉय कर दिया पाकिस्तान में, पेशावर में। जी हाँ। और वहाँ से U-2 को वो भेजा करते थे स्पाइंग करने के लिए रूस के ऊपर और चीन के ऊपर। ओके। अब U-2 बहुत ऊंचा उड़ता था। जी हाँ। 60,000, 70,000, 80,000 फीट की ऊंचाई पर। तो उस वक्त हमारे पास जो फाइटर विमान थे, मैं 1960, 1961, 1962 तक की बात कर रहा हूँ, हमारे फाइटर विमान थे जैसे मिस्टियर फ्रांस का, जी हाँ, उस ज़माने में लेटेस्ट था। हमारे पास फाइटर विमान थे नैट, हंटर, उस ज़माने में लेटेस्ट थे। लेकिन वो 40,000 फीट तक जा सकते थे, 45,000 फीट तक जा सकते थे, और उसमें एयर टू एयर मिसाइल नहीं लगी हुई थी। ओके। मिस्टियर, हंटर, नैट सब में कैनन लगी हुई थी, 30 मिलीमीटर कैनन। तो उससे U-2 को शूट डाउन नहीं कर सकते थे। हुआ ये कि 1962 की लड़ाई के दौरान हमने देखा, हमारे जो एयरफोर्स के रेडार, कि पाकिस्तान से U-2 टेक ऑफ कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं चीन की रिकनेसेंस करने के लिए। ओके। क्योंकि पेंटागन से और CIA से उनको आदेश मिला कि चीन भारत के ऊपर क्या हमला कर रहा है उसकी जरा जानकारी दो। तो उनको चाहिए थे तिब्बत के फोटो। तो होना ये चाहिए था कि वो हमसे परमिशन लेते कि भाई भारतीय वायुमंडल से उड़ के जाएंगे, हमारी एयर स्पेस से उड़ के जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जरा हमें हीन भावना से देखते थे, तिरस्कार की नज़र से देखते थे अमेरिकन। तो उन्होंने अपना U-2 उड़ाया, हमारे आसमान से गया तिब्बत, फ़ोटो लेकर वापस पाकिस्तान में पेशावर में लैंड कर गया। सर, बात करते हैं 1962 की। भारतीय सरकार ने
ये तय किया कि वो सोवियत रूस से मिग 21 खरीदेगी और इसके लिए एयर हेडक्वार्टर्स में 8 चुनिंदा फाइटर पायलट्स बुलाए जाते हैं और उन्हें भेजा जाता है आज के कजाकिस्तान में लुगोवाया एयरबेस में, जो कि सोवियत एयरफोर्स का एयरबेस था। और देखिए कि जो उनके फाइटर पायलट्स थे उनमें से आगे चल कर के 2 चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह और एयर चीफ मार्शल एस.के. मेहरा। तो लुगोवाया के लिए बताते हैं एयर मार्शल ब्रजेश धर जयाल, जो कि एक पायलट वो भी थे, और वो बताते हैं कि लुगोवाया एयरफील्ड कैसी थी, बिल्कुल फ्रूगल थी, जैसा कि सोवियत रूस का टिपिकल लेआउट होता है, और उसके साथ वहाँ -20 डिग्री सेल्सियस था। तो आप बताएं वहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग शुरू हुई? हाँ कर्नल राठौर, क्या होता था उस ज़माने में सोवियत रूस जो था वो आजकल जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब पर शासन करता था। ये सब USSR सोवियत रशिया के हिस्से थे। तो तरीका ये होता था, पहली बार किया गया जहाँ तक फाइटर्स की बात है कि हमारे जो पायलट्स हैं वहाँ जाते थे और पहले तो उनको इंडक्ट कराया जाता था 1 हफ्ते के लिए वहाँ के मौसम से, रशियन लैंग्वेज से, और सबसे बड़ी बात है रशियन खान पान से, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे रूस का खाना पीना नहीं मिलेगा, भारतीय खाना पीना नहीं मिलेगा। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये पहला मौका था कि भारतीय वायुसेना कोई रशियन फाइटर जेट खरीदने जा रही थी। हाँ, उससे पहले ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हमारे पास सोवियत ओरिजिन के थे। AN-12 था, IL-14 था और MI-4 हेलीकॉप्टर था, लेकिन फाइटर जेट पहला था। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, रशियन खान पान से उनको अवगत कराना, इंट्रोड्यूस करना। एयर मार्शल ब्रजेश धर जयाल कहते हैं कि आधी ट्रेनिंग के बाद उन्हें पता चला कि वो वहाँ पर घोड़े का मांस खिलाया जा रहा है। कहते हैं अब ये बहुत टाइम हो गया था, सभी ने वो पाप कर लिया था और किचन से जो महक आती थी खाने की, शक तो था कि ये चिकन मटन नहीं है, लेकिन घोड़ा होगा ये जब पता चला, पूरे इंडियन डेलीगेशन ने कहा कि बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, जब घर जाएंगे अपने अपने तरीके से प्रायश्चित कर लेंगे। तो ये बात है सर। उसके आगे फिर लैंग्वेज हो गई, रेडियो टेलीफोनी पे बड़ा जोर दिया। हाँ, उस ज़माने में क्या था कि वायरलेस सेट थे जहाज़ों में, जिसमें आप जो वर्बल बात कर रहे हैं, स्पोकन बात कर रहे हैं, वो भी चलता था। लेकिन रशियंस बहुत ख्याल करते थे कि पायलट्स को रेडियो टेलीफोनी आनी चाहिए, यानी जो पहले का जो मोर्स कोड था, रशियन जैसे मोर्स कोड था, डिड डिड डा डा, उसमें भी वो कन्वे कर सके। इसके बाद जो पायलट्स थे उनको ले जाते थे, हम जिसको कहते हैं कि जहाज़ के बारे में इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पढ़ाना। तो इसका जो कोर्स था वो 1 महीना 2 महीना चलता था, जिसमें जहाज़ के इंजन के बारे में बताते थे, एयरफ्रेम के बारे में बताते थे, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा है, न्यूमेटिक सिस्टम कैसा है। फिर आस्ते आस्ते जहाज़ का जो रेडार है, उस ज़माने में इस जहाज़ में एक रूडिमेंट्री एयर टू एयर रेडार था, R2L, रूडिमेंट्री एयर टू एयर मिसाइल था। जी हाँ। तो K-13। लेकिन सर यहाँ पर जो हुआ कि करीब 4 हफ्ते उनका रेडियो टेलीफोनी और सिस्टम अभी तक MiG-21 उन्होंने देखा नहीं था। उसके बाद MiG-15 और MiG-17 पे उनकी उड़ानें हुई। उसके बाद कहते हैं एयर मार्शल जयाल कि पहली बार हमें MiG-21 के दर्शन हुए, और उससे पहले सब सिस्टम दिखाए थे, लेकिन पहली बार अगर MiG-21 टारमैक पे खड़ा देखा या हैंगर, वो पहली बार हुआ। अब उसके बाद वहाँ उड़ान शुरू होती। MiG-21 जो भी पायलट देखता है, लव इन फर्स्ट साइट, पहली दिशा में ही, दृष्टि में ही प्यार हो जाता है। इसका कारण है इसका आप स्लीक लाइक ए शेप देखिए, ऐसे जैसे एरो होता है ना, डॉट। जी हाँ। और हवा में सुपरसोनिक गति जाता है। तो इसका डेल्टा विंग, उस ज़माने में, मैं 1960 के दशक की बात कर रहा हूँ, डेल्टा विंग वाले जहाज़
नहीं। दुनिया में बहुत कम हुआ करते थे। तो जो पायलट हैं उसको देख के ही गदगद हो जाते थे और सोचते थे कब उड़ाऊं। लेकिन हाँ, रशियन एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का भी एक तरीका होता है। पायलट्स को पहले हम MCF कराते हैं, मेंटेनेंस कन्वर्जन फ्लाइट में, जहाज़ के बारे में बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहाज़ के सब सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। जैसे आपने बताया कि MiG-15 उड़ाया, क्योंकि MiG-15 उसके इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट MiG-21 के साथ कॉमन होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट, फ्रेंच एयरक्राफ्ट, समझिए किसी ने हंटर उड़ाया तो उसमें स्पीड नॉट्स में दिखाई जाएगी। ओके। मैं नेट उड़ाता था उस ज़माने में, एयरफोर्स में ज़्यादातर पायलट नेट से आते थे। उच्चता, ऑल्टीट्यूड, हाइट फीट में दिखाई देती थी। ब्रिटिश था। इसमें MiG-21 में वो था स्पीड किलोमीटर में, हाइट मीटर। किलोमीटर्स मीटर में। इसी तरह से दूसरे उपकरण भी। तो थोड़ा समय लगा के इसमें एडॉप्ट करना पड़ता था। वहाँ पर सर पायलट जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो दुनिया से, बाहरी दुनिया से इतना ज़्यादा कटे थे, क्या आप यकीन करेंगे कि इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया 20 अक्टूबर को और उन्हें पता नहीं चला। एक दिन किसी रशियन एयरफोर्स ऑफिसर ने उन्हें कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि आपका कंट्री इस समय चीन से युद्ध कर रहा है। इन्हें सरप्राइज़ हो गया। तब पता चला कि 20 अक्टूबर को इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया है और ये 8 पायलट इससे अनभिज्ञ थे। बहरहाल सर वहाँ पर ये ट्रेनिंग ख़त्म हुई और सारे पायलट आए। अब ये था कि हवाई जहाज़ कैसे आएंगे। आम तौर से सर आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हवाई जहाज़ जो मिले हैं उनको उड़ा के लाएंगे। क्या हुआ था आप बताएं सर। हाँ कर्नल राठौर, ये हो गया कि अगर हवाई जहाज़ को उड़ा के लाना है तो दूरी बहुत थी। यानी अगर सीधा लाना है तो जाहिर बात है वो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान की दिशा से पाकिस्तान से उड़ता हुआ भारत आएगा। जी हाँ। तो एक तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल था पाकिस्तान के साथ, एग्री करे ना करे ओवर फ्लाइट के लिए। दूसरी बात है कि जो इनिशियल वर्जन थे MiG-21 के, MiG-21 FL, भारत में उनको नाम दिया गया टाइप 74। उनकी एयर टू एयर रेंज ड्रॉप टैंक लगाने के बावजूद 1200 किलोमीटर होती थी। ओके। तो एक फ्लाइट में आ नहीं सकता, रास्ते में कहीं उतरना पड़ेगा। एयर रिफ्यूलिंग का ज़माना नहीं था। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ज़माना नहीं था। तो यह तय किया गया, जो कि वो पहले दूसरे देशों के साथ भी कर चुके थे, कि रशिया में इसको डिसमेंटल कर देते थे, यानी विंग खोल लेते थे, टेल यूनिट खोल लेते थे, ऊपर जो रडर है दिख रहा है वो खोल लेते थे। उसके बाद जहाज़ को क्रेट में डालते थे, लंबे लंबे वुडन क्रेट होते थे, और क्रेट में डालने के बाद पानी के जहाज़ में रखकर ब्लैक सी, बॉस्फोरस, भूमध्य सागर, अरब सागर करते हुए भारत में बम्बई ले आते थे। बम्बई में हमारा हमने इक्विपमेंट डिपो खोला था, ED, एम्बार्केशन हेडक्वार्टर, एम्बार्केशन ड्यूटी पर था। वहाँ पर लाके इनको असेंबल किया जाता था। तो रशियन टेक्नीशियन आते थे, वो फिर से इसका जो विंग है, टेल है, रडर है, उसको असेंबल करते थे। हुआ यूँ सर कि अप्रैल के महीने में ये 6 MiG-21 पहले आए भारत के अंदर, और इसके अंदर वो पानी के जहाज़ से लाए गए और इसके साथ रशियन टेस्ट पायलट और रशियन इंजीनियर साहब, उन्होंने सारा सामान उतारा और सांता क्रूज के हवाई अड्डे पे इसको असेंबल किया। और उसके बाद उनके टेस्ट पायलट्स ने एक एक उड़ान भरी, और उसके बाद ये जो 6 पायलट्स थे जो गए थे रशिया ट्रेनिंग के लिए, उनको एक एक जहाज़ दिया गया। लेकिन सर आपको पता है कि मार्च के महीने में क्या हुआ? चंडीगढ़ में 28 स्क्वाड्रन की स्थापना होती है, दी फर्स्ट सुपरसोनिक्स के नाम से, और वही 28 स्क्वाड्रन है जहां से MiG-21 अंत में विदाई लेने वाला है। हाँ। और 28 के स्क्वाड्रन की स्थापना होती है
और यही 8 पायलट उसकी स्थापना करते हैं, मुंबई जाते हैं और सर 26 अप्रैल 1963 को वहाँ से उड़ान भरते हैं। और जो आप कह रहे थे रेंज का, वही चीज़ है, क्योंकि जब वो मुंबई सांता क्रूज से उड़ान भरते हैं तो पहले आगरा उतरना पड़ा और आगरा में फिर से रिफ्यूलिंग हुई और उसके बाद चंडीगढ़ उतरे और चंडीगढ़ में उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और भारत इसके साथ सुपरसोनिक एज में प्रवेश कर गया था। कर्नल राठौर, गर्व की बात है कि 1963 में जैसे ही भारत दुनिया के उन गिने चुने कुछ देशों से हुआ जिनके पास सुपरसोनिक फाइटर विमान थे, तो सबसे पहले तो चिंता हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी छलांगे मारी और वह भी स्टार फाइटर ला रहे थे। तुरंत अमेरिका से 2 फिर 4 स्टार फाइटर उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिए, क्योंकि उन्हें चिंता हुई ऐसा ना हो कि इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा सुपीरियर हो जाए। उस वक्त पाकिस्तान ने ये सीएटो, सेंटो ये सब ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान को अमेरिका थोड़ा ताकतवर बनाने के चक्कर में था, तो स्टार फाइटर दे दिए, सेबर जेट दे दिए, पैटर्न टैंक दे दिए। तो ऐसे माहौल में जब MiG-21 आया, भारतीय वायुसेना का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बन गया। सर एक यहाँ पर दुर्घटना भी हुई और MiG-21 की मेरे ख्याल से वो पहली दुर्घटना थी। दिसंबर 1963 में 2 MiG-21 जो चंडीगढ़ के आसमानों में फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहे थे, बीच हवा में मिड एयर कोलिजन हो गया। हालांकि दोनों पायलट्स इजेक्ट कर गए, लेकिन उन 6 जहाज़ों में से हमने महज 7 महीने के अंदर 2 जहाज़ खो दिए। तो वो पहली रिकॉर्डेड दुर्घटना थी, वो भी मिड एयर कोलिजन। कर्नल राठौर, क्या होता है जैसे 2 जहाज़ हैं, कोई भी 2 जहाज़ MiG-21 भी हैं, तो जब हम कहते हैं फॉर्मेशन फ़्लाइट, वो जब टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ के पहले उनको ब्रीफ किया जाता है कि वो टेक ऑफ करने के बाद करेंगे क्या। हवा के में जाने के बाद बहुत बेसिक है कि 1 वर्सेस 1 करेंगे, कि दुश्मन का एक जहाज़ असली लड़ाई में स्टार फाइटर और हमारा एक जहाज़ असली लड़ाई में MiG-21, वो अगर हवा में मिल गए तो हमारा MiG-21 पाकिस्तान के स्टार फाइटर से कैसे लड़ेगा। तो इस दौरान काफ़ी कुछ होता है। आप दुश्मन के जहाज़ पर बैरल रोल करते हैं, लूप करते हैं उसके पीछे आने के लिए, आप सीजर्स नाम की मैनूवरिंग करते हैं, कैंची, ताकि दुश्मन का जहाज़ आगे चला जाए, आप कैंची करते हुए यानी साइडवेज मूवमेंट करते हुए पीछे आ जाएं, फिर उस पर गन का निशाना या रॉकेट का, मिसाइल का निशाना उसको शूट डाउन करें। इस दौरान ठीक है, शुरुआती दिन है, हो जाते हैं। सर MiG-21 ने भारत के लिए कई युद्ध लड़े, 1965, 71, कारगिल वॉर और आज तक, यहाँ तक कि बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में भी उसका हिस्सा रहा है। तो आप बताएंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस MiG-21 ने दिया? हाँ कर्नल राठौर, जब 1963-64 में MiG-21 आए तो शुरुआती दौर में इनको एयर डिफेंस रोल ज़्यादा दिया गया। ओके। और एयर डिफेंस रोल में क्या था कि इनको ये रोल दिया गया कि आप या तो जैसे ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म होता है ORP, वहाँ से टेक ऑफ करिए, दुश्मन को शूट डाउन करिए और लैंड करिए। ओके। दूसरा इनको बहुत ज़्यादा रोल दिया गया था कैप, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, यानी जहाँ पे हमारे दूसरे जहाज़, हमारे हंटर, मिस्टीरियर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, उस एरिया में ये गश्त लगाते थे 10,000 20,000 फीट की ऊंचाई पर, और अगर पाकिस्तान के जहाज़ आए तो ये उनको इंटरसेप्ट करके शूट डाउन करते थे एयर डिफेंस में। और इसके अलावा एस्कॉर्ट मिशन इनको दिया गया, जो कि एयर डिफेंस मिशन समझा जाता है, कि जब हमारे हंटर या मिस्टीरियर या कैनबरा पाकिस्तान में बॉम्बिंग रेड के लिए जा रहे हैं, तो साथ में 2 या 4 MiG-21 जाएंगे, सिर्फ गन्स एंड रॉकेट्स, मिसाइल से लोडेड, कि पाकिस्तान का अगर कोई जहाज़ आके
हमारे कैनबरा को या हंटर को तंग करेगा तो यह उनको शूट डाउन कर देगा। वंडरफुल सर, ये कहा जाता है कि MiG-21 एक अकेला ऐसा जहाज है जिसने अपने समकक्ष सारे जहाज़ों को कभी न कभी शिकार बनाया, और सबसे लेटेस्ट शिकार जो रहा है वो विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा F-16 को शूट डाउन करना। हाँ, देखिए जहाज काफ़ी सारे अपग्रेड से गया। इसमें बाद में हमने 1971 आते आते बढ़िया रॉकेट लगा दिए, बढ़िया बॉम्ब्स लगा दिए, तो एयर टू ग्राउंड बहुत अच्छा रोल किया। मैं याद दिखाना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर 1971 में ढाका के गवर्नर हाउस में इन्होंने जाकर गवर्नर के घर में खिड़की के अंदर से रॉकेट फायर कर दिए MiG-21, और उसके बाद वो सरेंडर हुआ। समझ गया कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है, सरेंडर करना है। सर, MiG-21 के लिए एक बात बहुत कही जाती है कि ये विडो मेकर है, ये फ्लाइंग कॉफिन है। ये खास करके ये बातें कुछ फिल्मों में आई, मीडिया में आई, और MiG-21 की बढ़ती एक्सीडेंट रेट की वजह से आई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नल राठौर, एक समय ऐसा था जब आधा एयरफोर्स में नेट थे। जाहिर बात है नेट के क्रैश ज़्यादा दिखाई देंगे। ओके। इसी तरह से एक समय ऐसा आया कि एयरफोर्स में बढ़ते 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 करीबन 400 MiG-21 उड़ रहे थे, यानी समझिए आधा एयरफोर्स MiG-21 था। तो जाहिर बात है आधे एक्सीडेंट एयरफोर्स के MiG-21 के होंगे। दूसरे हम बोलते हैं क्रैश रेट। क्रैश रेट बाकी जो फाइटर का था, नेट का, हंटर का, मिस्टियर का, वो भी करीबन इतना ही था। लेकिन बाद के दशकों में क्या हुआ, नेट की संख्या कम हो गई, हंटर की संख्या कम हो गई, तो MiG-21 के एक्सीडेंट्स ज़्यादा दिखने लगे। अभी यहाँ पर सर एक बात आती है कि 60 साल की सर्विस के बाद ये रिटायर हो रहा है, और हम भारतीय हैं, अपने मेहमान की विदाई के समय गलत बात या अप्रिय बात नहीं बोलते। तो हम इसे, जाहिर सी बात है, बड़े भावपूर्ण तरीके से इसकी विदाई करेंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आइडियल टाइम क्या था MiG-21 को नंबर प्लेट करने का? देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने 1995 के समय से ही भारत सरकार से बहुत ही विनम्रता से याचना की कि MiG-21 की जगह दूसरा जहाज ले आओ। MiG-21 पुराना हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत सरकार ने बोला तेजस देंगे आपको। तेजस DRDO ने और HAL ने बोला कि भाई वो 1985 में बनाना शुरू कर देंगे। बोला 2001-2005 तक दे देंगे। वो नहीं आया। तो MiG-21 जो है 60 साल हमने अपनी मजबूरी में उड़ाया है। और आयरनी देखें सर कि आज भी MiG-21 का रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन आज MiG-21 जिसने कभी पूरी दुनिया के आसमानों पर राज किया था, 60 से ज़्यादा देशों की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती थी, 11,000 से ज़्यादा इसके पीस बने, वो हमसे विदा ले रहा है। अलविदा मिकोयान ग्यूरेविच 21। आप हमें बहुत याद आओगे आपकी सेवाओं के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू कर्नल राठौर। मेरे को गर्व है, फ़ख्र है, और साथ में थोड़ा सा दिल में कसक भी है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया है, दुख भी है। लेकिन जो आया है वो जाएगा, प्रकृति का नियम है। अवश्य। जी जी कर्नल राठौर, थैंक यू। थैंक यू सर।